हम सब के सब लोग आपके सामने आज आए हैं। आप देख रहे हैं पीछे ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले आपके पाप। तो ये आप मान के चलें कि आपके पाप की कड़ी का पहला अंक आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सीरीज हैं जो कि आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबके सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। सबसे पहले ये घोटाला क्यों है, कैसे है, कहने से पहले मैं अनुरोध करूंगा अभय जी को कि एक 10 सेकंड का वीडियो आप लोगों को केजरीवाल जी का ही सुनाएं और हम फिर उससे शुरू करेंगे कि ये घोटाला क्या है। ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि भारत में एक दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है जो हर काम में पैसे बचाती है। दिल्ली में हम टाइम के पहले काम कर लेते हैं और जितने का बनना होता है उसमें हर एक काम में पैसे बचाते हैं। दो चीजें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि टाइम से पहले कर लेते हैं और पैसे बचाते भी हैं। तो ये सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 हॉस्पिटल्स सिर्फ बन करके तैयार हुए और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, नए हॉस्पिटल्स या एक का एक्सटेंशन है। वो तीनों के तीनों की शुरुआत कांग्रेस के समय पे हुई। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसके अंदर डिले जो हुआ वो 5 साल का था। बुराड़ी का हॉस्पिटल डिले 6 साल का। मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल डिले 3 साल का। लेकिन ये सिर्फ डिले नहीं है, जितने का टेंडर अमाउंट था उसके ऊपर खर्च, फालतू खर्च, जो कि केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये मैं सीधे सीधे केजरीवाल साहब की सरकार और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट को रोकने का कारण सबसे बड़ा ये है। और यही नहीं, इस सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारी और कमियां, जो कि ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके लिए ये कहती है और वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सीएजी का ये कहना है कि 2007 से लेकर 2015 के बीच 15 प्लॉट्स दिल्ली सरकार ने एक्वायर किया और उसमें से एक भी जगह काम शुरू नहीं किया। 15 प्लॉट जहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, डिस्पेंसरीज बन सकते थे, वहां पे कहीं पर भी काम शुरू नहीं किया। यही नहीं, 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जितने पैसे सैंक्शन हुए उसमें से 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और ये वो समय है, अगर आप याद रखें, जब कोविड आ रहा था।
कोविड से पहले का और कोविड के दौरान और कोविड के बाद का समय केजरीवाल साहब की सरकार का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, हम ये कहना चाहेंगे। 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया जो ये खर्च ही नहीं कर पाए। आज इनको इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ पे सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करी। कोविड के दौरान कुल केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए इनको मिले और उसमें से 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दिल्ली में कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए। लैप्स हो गया जो पैसा इनको सरकार को, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। तो इससे बड़ा कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकता जहां पर एक और लोग ऑक्सीजन को तरस रहे, बेड्स को तरस रहे, अलग अलग चीजों को कोविड के दौरान तरस रहे। 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया इनको वापस केंद्र सरकार को कर दिया। जो इनके पास में पैसे आए हुए इनसे खर्च नहीं हुए। आप लोग भी मीडिया के तरफ से बहुत बजट अनाउंसमेंट्स को बड़े बड़े हाईलाइट करके आप लोग लिखते हैं। 2016-17 कोविड से 2 साल पहले से लेकर के 2020-21 तक 4 बजट्स के अंदर इन्होंने अनाउंस किया अलग अलग बजट्स में कि हम 32,000 बेड्स दिल्ली के अंदर लेकर के आएंगे, बनाएंगे हॉस्पिटल्स में। किसी साल कहा 10,000 बनाएंगे, किसी साल कहा 15,000 बनाएंगे, किसी साल कहा 3,000 बनाएंगे, किसी साल कहा 5,000 बनाएंगे, ऐसा करके 32,000 बेड और सब जगह खूब बढ़िया से अखबारों के अंदर हेडलाइंस बटोरी। लेकिन 32,000 बेड्स की अनाउंसमेंट के विरोध में, के अगेंस्ट में कितने टोटल बेड्स बने? मात्र 1,235 बेड, यानी 3.8% की सिर्फ अचीवमेंट। टोटल 32,000 कह रहे हैं और 1,235 बेड सिर्फ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये कहीं पर भी किसी ने भी रिसर्च या किसी ने भी आप लोगों ने छापा, ये इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं जो ये नहीं चाह रहे कि दिल्ली की जनता को पता चले। एक तरफ इनसे पैसे खर्च नहीं हो रहे, एक तरफ ये पैसे वापस कर रहे हैं। सीएजी ने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के ये देखा कि यहां पर बेड्स के अंदर पेशेंट्स की क्या स्थिति है। आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी रेट 101% से 190% है, 101 से 190%। अब आप ये कहेंगे कि 190% कैसे हो गया? 190% ऐसे हो गया, डबल ऐसे हो गया कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट लिटाए गए। दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जिसमें 101 से 190% जहां पर ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, यानी एक बेड के ऊपर एक आदमी, एक पेशेंट की जगह 2-2 पेशेंट लिटाए गए हैं। 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। 7 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 109% से 169% तक की बेड ऑक्यूपेंसी रेट है। वहां पर भी लगभग जो है डबल पेशेंट एक बेड के ऊपर लिटाए गए हैं। यानी दिल्ली में 16 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं टोटल 27 में से जहां पर की बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जहां पर एक बिस्तरे के ऊपर 2-2 आदमी लिटाए जाते हैं। ये आज दिल्ली के अंदर चिकित्सा की व्यवस्था है। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे 4 हॉस्पिटल्स को सीएजी ने सर्वे के लिए चुना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के बारे में और वेटिंग के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या स्थिति है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जो सीएजी ने अपने रिपोर्ट के अंदर पाया। लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर जो सर्जरी डिपार्टमेंट का, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। लोकनायक हॉस्पिटल आप सब लोग जानते हैं कि बर्न्स को लेकर के, जलने को लेकर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकनायक दिल्ली सरकार का। वहां पर सर्जरी जो जलने से लेकर के है उसका वेटिंग टाइम 12 महीने का है, 1 या 2 हफ्ते नहीं, 12 महीने का। दूसरी सर्जरी जो है लोकनायक हॉस्पिटल में 3 महीने का वेटिंग टाइम है। ये राष्ट्र की राजधानी है। यहां पर 12 टोटल ईसीजी मशीन्स हैं जिसमें से 5 काम नहीं कर रही, 5 बाईपैप मशीन आईसीयू में काम नहीं कर रही, 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स हैं, 3 हैं और तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे आईसीयू के अंदर। आईसीयू यहां पे टोटली नॉन फंक्शनल है क्योंकि जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं लोकनायक हॉस्पिटल में वो काम ही नहीं कर रहे हैं। और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां पर स्टाफ की शॉर्टेज की हालत आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 50 से 74% डॉक्टर्स की कमी है।
जितने डॉक्टर्स सैंक्शन हैं उसमें से 50 से 74% डॉक्टर्स ही नहीं है। 73 से 96%, 73 से 96% नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है। 17 से 62% पैरामेडिक स्टाफ की शॉर्टेज है। ये दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेटेस्ट, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कहानी है, जहां पे 50 से 74% डॉक्टर्स ही नहीं है, 73 से 96% नर्सिंग स्टाफ नहीं है, 17 से 62% पैरामेडिक स्टाफ नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसके के ऊपर केजरीवाल बैठे, जो नहीं चाहते केजरीवाल की दिल्ली की जनता को सच्चाई पता चले, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर पर्दाफाश कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पाप हैं जिनको हम और देवेंद्र यादव जी यहाँ पे दिल्ली की जनता के सामने लेकर के आ रहे हैं। राजीव गांधी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 मॉड्यूलर जो और सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहे हैं। 6 ऑपरेशन थिएटर है, काम नहीं कर रहे। स्टोन सेंटर है, काम नहीं कर रहा। ट्रांसप्लांट आईसीयू लोकनायक हॉस्पिटल में तो 3 है जो कि खराब पड़े हैं, यहाँ पे हैं लेकिन वो काम, उसका काम नहीं उससे हो रहा। 77 प्राइवेट और स्पेशल रूम्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है। 16 आईसीयू बेड्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है। 154 जनरल बेड्स हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल कोई भी फंक्शनल नहीं है। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हाल है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं है। किचन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी, मेडिकल गैस पाइपलाइन, 10 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड्स, 200 जनरल बेड्स काम ही नहीं कर रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कहानी है। और यहां पर बेड ऑक्यूपेंसी 20% से 40% है सिर्फ। आप देखिए, एक तरफ दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल 16 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक बिस्तरे पे, एक बेड पे डबल लोग हैं, और यहां पर स्टाफ नहीं होने की वजह से 20% से 40% ऑक्यूपेंसी रेट है, क्योंकि यहां पे स्टाफ ही नहीं है। ये केजरीवाल का दिल्ली का चिकित्सा मॉडल है। ये इनका पाप है जो कि सीएजी ने जिसको उजागर किया। और दुख की बात यह है कि इसके ऊपर बैठे ताकि चुनाव से पहले ये लोगों को पता ना चल सके। इससे ज्यादा बड़े शर्म की और दुख की बात नहीं है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पेडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी के लिए, यही एक बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बच्चों की सर्जरी के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 12 महीने का। 12 महीने का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर वेटिंग टाइम बच्चों का। ये इनकी चिकित्सा मॉडल है जिसको कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये केजरीवाल मॉडल है, ये लेकर के आना चाहते हैं। इस चिकित्सालय के अंदर, बाल चिकित्सालय के अंदर ऑपरेशन थिएटर में 10 इक्विपमेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट इसमें दी गई है, जो कि काम ही नहीं कर रहे। यहां पर यह स्थिति है। ये जो चारों हॉस्पिटल्स हैं, इसके डायग्नोस्टिक, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की कहानी सुनिए तो आप ही हैरान हो जाएंगे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एक्सरे की कैपेसिटी है 330 एक्सरेज पर डे की। इन्होंने पाया 2019-20 में जब इन्होंने ऑडिट के लिए गए तो 330 में से केवल 109 हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड 35 में से 35 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 12 की कैपेसिटी सिर्फ 3 हो रहे हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 70 की कैपेसिटी केवल 35 हो रहे हैं। 50 की कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड की केवल 23 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 26 की कैपेसिटी केवल 14 हो रहा है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी के अंदर एक्सरे में 57 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की 30 की कैपेसिटी सिर्फ 1 अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी 30 की और 1 हो रहा है। यह इनका चिकित्सा मॉडल है जो कि हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। 27 हॉस्पिटल्स पूरी दिल्ली भर के अंदर, आईसीयू सर्विसेज 14 में नहीं है, ब्लड बैंक सर्विसेज 16 में नहीं है, ऑक्सीजन सर्विसेज 8 में नहीं है, मॉर्चुरी सर्विसेज 15 में नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज 12 में नहीं है। इन्होंने एम्बुलेंस को चेक कराया तो ये पाया कि कैट एम्बुलेंस, 1 महीने का डेटा निकाला तो फरवरी 2020 में 49 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। एक टेस्ट चेक करा गया कि कैट एम्बुलेंस में सामान सही है या नहीं है, तो यह पाया गया कि कैट एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर नहीं है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वो होता है जो वेंटिलेटर जिसमें एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको वहां से लेकर दूसरी जगह पे वेंटिलेटर में लेकर के जाया जाता है। सिरिंज पंप नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, हेड इमोबिलाइजर नहीं है कि हेड सर घूम ना जाए एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सेसरीज नहीं है, पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं है, डिलीवरी किट्स नहीं है, बीपी एपरेटस नहीं है, ब्लड प्रेशर नापने की नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, फोर्सेप पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जो कि कोविड के टाइम पे हम लोग लेते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो कैट एम्बुलेंस है या ये शव वाहन है, शव वाहन के अंदर भी
सिर्फ सायरन बजता है और वो चलता है। और कैट एम्बुलेंस के अंदर भी अगर कोई चीज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें नहीं है, तो वो भी शव वाहन है, कैट एम्बुलेंस नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसको ये दबा करके बैठे हुए थे। तो आज दुख की बात यह है कि ये सारी चीजों को लेकर के हमें आपके पास में आना पड़ रहा है, जो असेंबली में डिबेट और डिस्कस होना चाहिए था। हमारे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। केजरीवाल कहते हैं मैं बेरोजगारी के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगा। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में 8,194 वैकेंसीज हैं जो कि ये फुलफिल नहीं करा पा रहे। कितनी? एक दो नहीं, 8,194। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3,268, डीजीएचएस में 1,532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 503, लोकनायक हॉस्पिटल 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 580, जनकपुरी 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 322, कुल मिलाकर के 8,194 वैकेंसीज इनकी अपनी सरकार के अंदर। उसको तो भर लीजिए आप, बाकी की बेरोजगारी बाद में दूर करिएगा, पहले अपनी वैकेंसीज तो पूरी करिए। नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर है और कुछ हॉस्पिटल्स में 34% से ऊपर है। आप सोचिए, अगर नर्सिंग स्टाफ 21% शॉर्ट है, 5वां हिस्सा शॉर्ट है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो क्या चिकित्सा, क्या हमारे पेशेंट्स का भला होगा? 30% वैकेंसीज हमारी 19 कैटेगरीज जो पैरामेडिक स्टाफ की हैं उसमें 30% वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30% वैकेंसी, स्पेशलिस्ट जो टीचिंग ड्यूटी है वो 30%, विदाउट टीचिंग ड्यूटी 28%, मेडिकल ऑफिसर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं 9% की उसकी शॉर्टेज। तो यहां पर दिल्ली के अंदर शॉर्टेज इनके हमारे स्टाफ में, पैसा इनसे पूरा खर्च नहीं होता है, जमीन 15 इनकी यूटिलाइज नहीं हो पाती, 15 इनके पास लैंड है जो कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जहां पे खोल सकते हैं वहां पर इनसे नहीं खोला जाता है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर अनाप शनाप रेट इनके बढ़ गए हैं। तो किस प्रकार का मॉडल इन्होंने दिल्ली के अंदर दिया है? क्या ये चिकित्सा मॉडल को लेकर के, ये ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम के ऊपर क्या केजरीवाल सत्ता के अंदर आए थे? आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। ये हम लोगों के आपके पाप की पहली कड़ी है। आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पहली कड़ी है, इसकी और कड़ियां हम लोग खोलेंगे और आप हैरान होंगे कि किस प्रकार का शासन इन्होंने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से, ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहाँ पे खोलूंगा, यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र यादव अभी कर देते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए। और आपके ही नहीं, मैं कहूँगा सर बीजेपी के भी पाप इसमें शामिल हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही सीएजी रिपोर्ट है जो लगातार सालों साल डिले की गई है। और क्योंकि हमारी जो दिल्ली की व्यवस्था है वो अगर आम आदमी पार्टी इसको टेबल नहीं करना चाहती थी तो इसको पार्लियामेंट में भी टेबल किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के पाप सामने लाने के लिए आदरणीय अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें हम लगातार इस बारे में चर्चा करते रहे हैं कि ये जो 14 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं वो कब टेबल की जाएं। हमने हर प्लेटफॉर्म पर इस आवाज़ को उठाने का काम किया है और जैसे जैसे परत खुल रही हैं, हमारे आपके सामने चंद दिनों पहले एक और रिपोर्ट जो थी वो सामने आई थी जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर थी और उसमें भी आपने देखा था कि 2000 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को नुकसान हो रहा था। और आज माननीय अजय जी ने बड़े विस्तार से उन चीज़ों के बारे में चर्चा की है। और ये वही केजरीवाल जी थे जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि हमने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और भ्रष्टाचार खत्म कर कर हमने दिल्ली की सरकार के पैसे बचाने का काम किया है। आज मैं उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाना चाहता हूं कि जो 382 करोड़ रुपए उन सिर्फ तीन प्रोजेक्ट्स में जो कांग्रेस की सरकार में चालू हुए थे, शुरू हुए थे, उनमें 382 करोड़ का जो ये घोटाला है,
ये सामने लाया गया है और किसी और के द्वारा नहीं, सीएजी की रिपोर्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आदरणीय अजय माकन जी ने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ये 382 का लॉसेस दिल्ली की गवर्नमेंट को हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इसके साथ साथ इन लैप्सेस के चलते, चाहे वो 3 साल की डिले है सर, चाहे 6 साल की डिले है, चाहे अन्य जो डिले इन प्रोजेक्ट्स में हुई है, और उस लापरवाही की वजह से जाने वाली जान जो दिल्ली की एक एक महत्वपूर्ण थी, खास तौर पे उस समय पर जब कोविड का समय चल रहा था। और मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि इसकी जांच निश्चित ही जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनको सौंपी जानी चाहिए। ना सिर्फ 382 करोड़ के घोटाले की, बल्कि जो एक एक जान इस दौरान हेल्थ सर्विसेज की वजह से गई है, उसकी जिम्मेदारी भी केजरीवाल जी को लेनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतनी बात आपके साथ कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, माकन साहब, यूपीए के कार्यकाल में आपने सही कहा कि कैग की रिपोर्ट्स आती थी, बहुत हंगामा भी खड़ा होता था, और कोयला हो या 2G स्कैम में कैग ने बहुत ही स्केटिंग रिपोर्ट्स दी थी, लेकिन कोर्ट में किस तरह से वो टिक नहीं पाई, ये देखा गया बाद में, सालों बाद। तो ऐसे में कैग की भूमिका को, क्योंकि देवेंद्र यादव साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी डिले किया, आप किस तरह से कैग की भूमिका को देखते हैं? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि संस्थानों पर कब्जा हो गया है बीजेपी का और आरएसएस का, तो कैग जिस तरह से बीजेपी और आप के बीच में ठनी हुई है, तो आपको लगता है कि कैग की भूमिका इसमें स्वतंत्र है, जितनी आपने रिपोर्ट्स का जिक्र किया? देखिए, आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि संस्थाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, हाँ, आपने कहा राहुल जी की बात को, तो हम सब लोग, राहुल जी हमारे नेता, हम सब लोग सहमत हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है। दिल्ली विधानसभा के अंदर ये रिपोर्ट पेश करके उसमें तो डिबेट हो सकती थी। हाई कोर्ट में लोग गए, हाई कोर्ट के अंदर जाकर के उन्होंने अर्जी करी कि भी दिल्ली की विधानसभा का सेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी सेशन नहीं हुआ। तो सेशन बुला करके, सेशन में टेबल करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर मान लीजिए वो इसको छुपा रहे हैं कांग्रेस के समय पे, और अब में बुनियादी फर्क ये है कि कांग्रेस ने कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करी, हमने कभी पार्लियामेंट में पेश करने से रोकने की कोशिश नहीं करी, और पार्लियामेंट में अगर हम लोगों ने रखा तब जाकर के उसके ऊपर डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ, और फिर अंततः कोर्ट ने किया। तो ये डर किस बात से नहीं? चोर ही डरता है, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, और इसीलिए ये डर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि ये रिपोर्ट पेश हो, ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हो, क्योंकि इसके अंदर इनके काले के चिट्टे कारनामे सब आए हैं। बड़ी सीधी सी बात यह है कि अगर सीएजी की रिपोर्ट कुछ तथ्यों के आधार पर ये कह रहा है, और सब चीज़ें सिर्फ करप्शन नहीं है, करप्शन का एक हिस्सा है कि जिसमें टोटल सैंक्शन अमाउंट था उससे ज़्यादा खर्च हुआ, बाकी इनएफिशिएंसी भी है। इनएफिशिएंसी की बेशक सजा कोर्ट नहीं देता, लेकिन जनता को तो देना चाहिए ना। अगर मान लीजिए इनएफिशिएंट सरकार है जिसकी वजह से कोविड के दौरान हजारों लोगों की जानें गई, तो जनता को तो उसको पता होना चाहिए कि इस सरकार के पास पैसे आए और खर्च नहीं कर पाई। इस सरकार के पास में जमीन है एक्वायर की हुई, वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं बना पाए। यहाँ पे इस सरकार के पास में एक्सरे की मशीनें हैं जो काम नहीं कर रही, कैट की एम्बुलेंसेज हैं जो कि शव वाहन के जैसे काम कर रही हैं, क्योंकि उसमें कोई चीज़ नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर जनता को पता चलेगी तो कम से कम एफिशिएंसी तो दूर होगी। सर देखिए, अध्यक्ष के पास में सीमित पावर होती है। सेशन साधारणतः सरकार बुलाती है, सरकार का ही पावर होती है सेशन बुलाने का, लेकिन पीएसी को अगर अध्यक्ष चाहें तो दे सकते थे। तो उन्होंने भी नहीं दी, अध्यक्ष भी दे सकते थे, लेकिन सरकार का मुख्य काम रहता है ये करने का, जो मुझे लगता है कि वो विफल है। सर, माकन सर,
सर इस मुद्दे पर, सर इधर इस तरफ से, सर इस मुद्दे पर दो सवाल हैं। एक सवाल और है कि ये जो 382 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप आप सीएजी रिपोर्ट के हवाले से लगा रहे हैं, तो इसमें सीएजी ने क्या 382 करोड़ के करप्शन की बात कही है? क्योंकि लागत बढ़ना करप्शन ही नहीं होता, तो सीएजी ने क्या एग्जैक्टली कहा है? और दूसरी बात सर कि जब जब पहले इसका कर ले फिर दूसरा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले हमने केजरीवाल जी की सुनाया था। इसमें केजरीवाल जी ये कहते थे कि मैंने इसलिए कम पैसे में करा क्योंकि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। तो जब भी लागत बढ़ती है तो लागत बढ़ने का एक कारण भ्रष्टाचार भी होता है। तो जब आप क्रेडिट ले रहे हो कि हमारा 100 रुपए का काम है, हमने 90 रुपए में करा दिया, तो जब 100 रुपए का काम 200 रुपए में हुआ है तो वो भी तो भ्रष्टाचार है ना। जब आप 90 में कराने का क्रेडिट ले रहे हो और 200 कराने का जो है डिस्क्रेडिट नहीं लेना चाहते, तो ये तलवार इस तरीके से तो नहीं चलती। दोनों तरफ एक ही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। और सर ये जो आपने खुलासे किए, चाहे इनएफिशिएंसी की बात हो या सो कॉल्ड करप्शन की बात हो, क्या इस पे आप चैलेंज करते हैं कि अरविंद केजरीवाल या उनके हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जो हैं, या पहले जो सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, वो आए और आपके सवालों का जवाब दें? क्या आप उनको डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं? मैं जो है केजरीवाल अगर डिबेट करेंगे इन इशू पे, मैं केजरीवाल के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। केजरीवाल आए और सिर्फ फिर यही मुद्दे नहीं है, फिर वो 14 के 14 मुद्दों के ऊपर केजरीवाल आए और मेरे से डिबेट करें। मैं केजरीवाल से डिबेट करने को तैयार हूँ और केजरीवाल से ज़्यादा सीनियरिटी मेरी है, तो मैं इसलिए केजरीवाल को मैं कह रहा हूँ उनको मानना चाहिए। माकन सर एक क्वेश्चन। देखिए, मैंने कहा ये पहली कड़ी है, तो कुछ चीज़ें आगे की कड़ी के लिए भी क्योंकि मैं कम्युनिकेशन का भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहा, मुझे पता है कि एक बार में एक चीज़ की बात करनी चाहिए, अगली बार हम अगली बात करेंगे। आपने मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे शायद, जिसमें मैंने उसको एंटी नेशनल कहा था, लेकिन आप मेरी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा भवन में थे जब कहा था। मैंने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ ये कही थी कि ये मेरी निजी राय है और पार्टी क्या स्टैंड लेती है अंततः, पार्टी और अलायंस पार्टनर्स को क्या कहती है, ये पार्टी की सामूहिक राय होती है। तो मेरी राय, मैं दिल्ली से 3 बार का विधायक और 2 बार लोकसभा सांसद रहा, तो मेरी अपनी निजी राय भी तो पार्टी के अंदर होती है, और जो मेरी निजी राय है और मेरी बड़ी स्ट्रांग व्यूज़ हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, दिल्ली के सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्ट्रांग व्यूज़ हैं, पंजाब के हमारे सारे लीडर्स और कार्यकर्ताओं के स्ट्रांग व्यूज़ हैं, और हम सब लोगों के व्यूज़ ये हैं कि केजरीवाल से किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसको हम जब अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फ़ायदा पहुँचता है। मैंने ये भी कहा उस वक्त कि केजरीवाल जब से दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर सरकार बना रही है और 7 सीटें दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को रोकने में विफल हैं। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, हम 7 सीटें यहाँ पर हम जीतते थे और हम अपनी सरकार बनाते थे, इसलिए कांग्रेस का अपने आप में मजबूत होना ज़रूरी है। दूसरी बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर एक रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जिसके 250-300 सीट्स जिसके आ रहे हैं, उसके मुकाबले जब तक एक स्ट्रांग फलक्रम के रूप में कांग्रेस पार्टी नहीं उभरेगी जो कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत होगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी हमारे अलायंस पार्टनर्स ये सोचते हैं कि कांग्रेस को कमज़ोर करके राज्यों में या कांग्रेस को ख़त्म करके राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ सब टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे सब मिल करके कर लें, तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन ज़रूर होनी चाहिए कांग्रेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, मेरी निजी राय है, और इसको मैं कांग्रेस के हर फोरम पर भी रखता हूँ और मुझे आज़ादी है पार्टी ने दी कि मैं अपनी बात यहाँ पर रखूँ। माकन सर, 1 क्वेश्चन। माकन सर एक क्वेश्चन
सर एक एक करके सर ऑन दिस सबसे- प्रेस सबसे- कॉन्फ्रेंस हाँ। सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है बिकॉज आपने सर इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा है जिस तरीके से करप्शन हुआ है और आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने जान गंवाई थी कोविड के टाइम पर क्योंकि एक स्टाफ की कमी थी, बेड्स की कमी थी। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो मामला आप कह रहे हैं, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी कोई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी लेगी आने वाले दिनों में? और दूसरी चीज कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की आप लोग डिमांड कर रहे हैं इस पूरे मामले देखिए, पर? इसमें जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस में हम लोग बिल्कुल इसको लेकर के शिकायत करेंगे और देवेंद्र जी ने भी बोला है कि दिल्ली के अंदर क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग जो हैं, लोगों की जाने गई हैं। अगर उस वक्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसोर्सेज लगाए गए होते, जो पैसा है वो लैप्स नहीं हुआ होता, और ये 2016-17 से चल रहे हैं, ये कोई एकदम से 2020-21 का नहीं, मैं आंकड़े सीएजी ने दिए, 2016-17 से लैप्स होने हैं। और इवन कोविड के दौरान भी जो पैसे दिए गए उसमें 56% खर्च ही नहीं कर पाए ये लोग। तो जब इस तरीके की नेग्लिजेंस हो तो वो तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही हुई ना। माकन साहब, राहुल गांधी जी ने एक रैली करी, उनकी 3 रैली और प्रपोज्ड हैं, लेकिन इसमें कहीं नई दिल्ली नहीं है, कहीं पर भी कालका जी नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है या कोई रियायत देने की? आप जो है, आज तो विड्रॉल अभी परसों शाम को हुआ है और राहुल जी जो हैं कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ भी नहीं जा पाए, तो अभी मतलब इससे जल्दी तो वो नहीं निकल सकते ना। और विड्रॉल से पहले कैंपेन को हिट कर दिया उन्होंने और सीलमपुर में जाकर के मीटिंग करी, अपनी बात मजबूती से रखी। तो कांग्रेस के यहाँ पर इस जगह के ऊपर हमारे सारे जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आ चुके, रूलिंग पार्टी के स्टेट के वो लीडर्स यहाँ पर आ चुके, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आ चुके। मैं एआईसीसी का ट्रेजरार यहाँ पर दूसरी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। संदीप दीक्षित हमारे टॉलेस्ट, शीला दीक्षित जी के सुपुत्र और सबसे बढ़िया लीडर हमारे दिल्ली के, सबसे सजग लीडर दिल्ली के, वो डोर टू डोर जाकर के रोज कैंपेन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी मजबूती ताकत के साथ में लगी हुई है। सर इधर भाई मैं जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन रहा ना, तो मुझे मालूम है क्या कहना चाहिए। सर माकन सर, एक सवाल है, राहुल गांधी के रैली को लेकर है। पहली रैली सीलमपुर में हुई, आज इंद्रलोक में और मुस्तफाबाद में है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में रैली कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है, आम आदमी लगा रही है? अच्छा, नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि जो है राहुल जी कहाँ रैली करें ये कांग्रेस पार्टी तय करती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करते हैं, और उस आधार के ऊपर तय होता है जहाँ पर राहुल जी जाएं और कांग्रेस को फायदा पहुंचे। Ajay sir, एक सेकंड। Ajay sir, actually, BJP's candidate from New Delhi constituency, Parvesh Verma, has alleged that Aam Aadmi Party is using the Punjab government machinery to influence the election here. What is the Congress stand on that? Do you support the BJP's allegation? We have never in the past supported BJP, and now also we will not support BJP. BJP is in power at the national level, and Delhi is a union territory and it's a national capital. So the entire intelligence machinery here belongs to the BJP. How can BJP allege such a thing? I don't think there is any truth in this. Because here, if suppose someone has power to do such kind of things, so it is that of the BJP. And Modi government is known for snooping and known for these things. It's not something new which BJP government does. देखिए, ये जो है, ये दोनों पार्टियां आपस में इस तरीके के मुद्दे उठाती हैं ताकि इनके अपने परफॉर्मेंस की बात और चर्चा ना हो। आज आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी चिकित्सा के क्षेत्र में इनएफिशिएंसी हुई है, और अगर उसको जो है उसके मुकाबले ये क्या मुद्दे रेस कर रहे हैं, ये मुद्दे रेस कर रहे हैं कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट जासूसी करा रही है, हमारा जो है ये पंजाबियों का इसमें अपमान है कि वो जासूसी कर रहे हैं। इसमें किसका अपमान और किसका अपमान नहीं है, ये तो बेकार की बात है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि ये असली मुद्दे जो जनता के भलाई के मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, और दोनों के दोनों अपने फेलियर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन आती है, पुलिस यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी यहाँ पर हैं। तो इधर यहाँ पर अगर कोई जासूसी कर रहा होगा, पेगासस चला रहा होगा, तो केंद्र सरकार चला रही होगी, जो हम सब लोगों को मालूम है।
देखिए, केजरीवाल क्या कहते हैं, उसके हरेक के पीछे राजनीति और हरेक के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ होता है। अगर 10 वर्षों के अंदर केजरीवाल की राजनीति को अगर अभी भी कोई नहीं समझा तो उसको समझ लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहते कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये जो है वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है, इस चीज़ को हम लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, एक बात। दूसरा, जितनी बार केजरीवाल ने कोर्ट में माफ़ी मांगी है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इतनी माफियां कोर्ट में किसी ने नहीं मांगी। अगर जो है, मैं बड़े कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अगर कोई थूक के चाटने का कोई वर्ल्ड चैंपियन है तो उसका नाम केजरीवाल है। इसलिए हेलो। अब आप ये देखिए कि उसने सबसे पहले मीटिंग करके ये एक लिस्ट बनाई सबसे भ्रष्ट लोगों की, और जो जो भ्रष्ट लोगों के अंदर टॉप 10 लोग थे सबके घर जाकर के माफी भी मांगा है उसके बाद, और उनमें से कईयों को वकील भी अपना बना दिया। सोचिए, जिनको कहते थे ये सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं, इनको वोट नहीं देना, इनको हराना है 2013-14 के अंदर, उन्हीं को घर जाकर के उनको बना करके उनको इन्होंने अपना वकील भी बना दिया। जिस सिरसा के खिलाफ में ड्रग्स का चार्ज इन्होंने लगाया, उससे सिरसा से जाकर के माफी मांग ली रिटर्न में। नितिन गडकरी से रिटर्न में माफी, कपिल सिब्बल से रिटर्न में माफी। कौन सी ऐसी पार्टी का लीडर है जिससे इसने रिटर्न में माफी इन्होंने नहीं मांगी? तो अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप पूछना चाहते तो मेरे ख्याल से क्या हम बोलें उसके बारे में। मतलब वो आज बोल रहे हैं, कल को माफी मांग लेंगे। मनमोहन सिंह जी के बारे में आज वो बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसका नाम केजरीवाल है। सबसे ज्यादा दुख मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जितनी टिप्पणियां सबसे ज्यादा उसने करी हैं, सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार आदमी हमारे देश का कोई अगर नेतृत्व के अंदर माना जाएगा तो मनमोहन सिंह जी को हम लोग मानेंगे। और उनके जैसे व्यक्ति के खिलाफ में उनको परेशान करना, अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, दुख पहुंचाया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये किसी कोई भी आप किसी भी पार्टी को दे दें, वो इसका रिसर्च निकाल ही नहीं सकते जो मैंने निकाला है। क्योंकि असेंबली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर मैं 12 साल रहा, और 12 साल के 12 साल बजट के ऊपर मैं अपनी पार्टी से पहले बोलता था, चाहे मैं रूलिंग में था चाहे ऑपोजिशन में था। तो कोई कारण था? मैं सबसे कम उम्र में दिल्ली सरकार में मंत्री और सबसे कम उम्र के अंदर दिल्ली सरकार में स्पीकर विधानसभा के अंदर मैं बना, तो कोई कारण था ना। और हमारी कांग्रेस के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अगर मौका मिले काम करने का, और पहले भी दिखाया है। संदीप दीक्षित से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की लेगेसी को ले जा सके आगे। देवेंद्र यादव जी के बारे में आप इनके इलाके के अंदर पूछिए कि किस प्रकार से सेवा इन्होंने करी है, चाहे जीते चाहे नहीं जीते। तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। let it देखिए, first of all, the campaign has just begun. It is not that we are nearing the end of the campaign. Secondly, in Silampur, my colleagues are informing me, he mentioned about the caste census. So I think the campaign has just begun, and we'll be speaking on all issues which Congress has been taking up at the national level. We'll take up all such issues.
देखिए, मैं एक अभी अभी तो शुरू में मैं बताता हूँ बाकी चीज़ें तो और मैं समय आएगा, चुनाव से पहले मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बोलूँगा। और उसका राजनीतिक कारण भी है। जैसे दिवाली के पटाखे एक ही दिन में नहीं जला देने चाहिए, थोड़े थोड़े करके जलाने चाहिए, तो इसका राजनीतिक कारण भी है। और दूसरा जो एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को एनार्किस्ट कहता है वो एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है? मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने आप को एनार्किस्ट कहता है, एनार्किस्ट कौन होता है? जो संविधान में विश्वास नहीं करता। ये तो आपको याद है ना, उसने कहा था, उसने मुझे बंद कमरे में तो नहीं कहा, उसने पब्लिकली कहा। तो जो व्यक्ति अपने आप को एनार्किस्ट कहता है और वहीं से उसने राजनीति शुरू करी है, तो वो एंटी नेशनल क्यों नहीं है? नेशनलिस्ट तो वो होते हैं जो संविधान में विश्वास करते हैं। वो खुद ये कहता है कि मैं जो है एनार्किस्ट हूँ, तो फिर जब वो खुद कह रहा है मैं एनार्किस्ट हूँ, तो फिर एंटी नेशनल क्यों नहीं है? बाकी चीजें समय आएगा, मैं बोलूँगा। अब ये ऐसा। देखो सुनिए, एक मैंने और चीज सीखी है कि अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दे से भटकने के बाद खुद खराब मत किया करो। इसका हो गया। हाँ। एक मिनट, ये हैं? हाँ, देखिए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य का बजट है वो 0.7% ऑफ जीडीपी है और जीएसडीपी है, 0.7% ऑफ जीएसडीपी है, जबकि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इसका टारगेट 2.5% रखा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल हेल्थ बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 1.7% ऑफ जीडीपी है नेशन का, 1.7%, और दिल्ली सरकार का 0.7% ऑफ जीएसडीपी है। आप समझ रहे 0.7 और 1.7% में कितना फर्क है? टारगेट 2.5% का है। तो क्या बात वो करते हैं बजट, मिडिल क्लास। एयर पोल्यूशन की हालत देख लीजिए, दिल्ली में कोई रहना नहीं चाहता। गंदगी देख लीजिए दिल्ली के अंदर, सड़क के गड्ढे देख लीजिए दिल्ली के अंदर। आधे समय के ऊपर तो हमारे को साल के अंदर अपनी गाड़ियां अंदर रखनी पड़ती हैं, ग्रैब 4 लग जाता है। तो क्या मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं? 10 साल दिल्ली को बर्बाद कर दिया। शीला दीक्षित जी मिडिल क्लास की बात करती तो समझ में आता, कांग्रेस मिडिल क्लास की बात करती तो समझ में आता। ये कौन से हैं मिडिल क्लास की बात कर